नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का देश दुनिया की मुख्य ताजा बड़ी खबरों में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अतीक अहमद की हत्या के बाद लखनऊ जेल में बंद अतीक के बेटे उमर से पूछताछ करेगी यूपी पुलिस। 1 करोड़ रुपए की रंगदारी और बंधक बनाकर डीलर को पीटने का है मामला। राम के माता पिता का बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने उड़ाया मजाक। राम को बताया 5 बापों की औलाद। हिंदुओं ने लगाया राम का अपमान करने का बाबा पे आरोप। लखनऊ कोर्ट में गैंगस्टर जीवा की हत्या के बाद यूपी सरकार का बड़ा फैसला। हथियार के साथ कोर्ट में एंट्री पर लगाया बैन। भारत नेपाल जमीन की करेंगे अदला बदली, तो जमीन की अदला बदली करने से पहले नेपाल में मोदी का विरोध शुरू। कर्नाटक के बाद अब जम्मू कश्मीर में मुस्लिम छात्राओं के हिजाब पहनकर स्कूल आने पर सरकार ने लगाई रोक, तो मुसलमानों ने किया विरोध। आईएएस अधिकारी नियाज खान ने मुसलमानों को दी सलाह, कहा किसी का ना कराएं जबरन, धर्म ना बदलवाएं किसी का धर्म, बने गौरक्षक। पटना में 23 जून को होगी विपक्षी दलों की बैठक। राहुल गांधी समेत ममता बनर्जी होंगी शामिल। तो दोस्तों, सभी खबरों को आपको विस्तार से बताएंगे। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अतीक अहमद की हत्या के बाद लखनऊ जेल में बंद अतीक के बेटे उमर से पूछताछ करेगी यूपी पुलिस। 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने का है आरोप। जय दोस्तों, आपको बता दें कि अतीक अहमद की हत्या के बाद अब उत्तर प्रदेश पुलिस लखनऊ जेल में बंद अतीक अहमद के बेटे उमर से पूछताछ करेगी। दरअसल आपको बता दें कि उमर पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने आरोप लगाया है कि अतीक अहमद के बेटे उमर ने एक व्यक्ति से 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी और ना देने पर उसे बंधक बनाकर पीटा है। वहीं आपको बता दें कि ये आरोप प्रॉपर्टी डीलर ने लगाया है। प्रॉपर्टी डीलर ने कहा है कि उसने 1 करोड़ 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी और मैंने जब रंगदारी नहीं दी तो अतीक अहमद के बेटे उमर ने मुझे बंधक बनाकर पीटा था। वहीं आपको बता दें कि इस समय अतीक अहमद का बड़ा बेटा उमर लखनऊ की जेल में बंद है। वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस अब अतीक अहमद के बेटे उमर से लखनऊ जेल में ही पूछताछ करेगी। तो वहीं आपको बताएं दोस्तों कि इससे पहले अतीक अहमद का पूरा परिवार इस समय फरार है। अतीक अहमद, उनके भाई अशरफ और असद का पहले ही इनकाउंटर हो चुका है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने राम के बताए 5 बाप तो हिंदू हुए नाराज। जब दोस्तों आपको बता दें कि इस समय हिंदुओं के भगवान कहे जाने वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने राम को लेकर एक विवादित बयान दे दिया है, जिसके बाद हिंदू ही उनके विरोध में उतर आए हैं। दरअसल आपको बता दें कि बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने राम के 5 पिता बता दिए हैं। दरअसल आपको बता दें कि धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि राम जी के 5 पिता थे और 5 पिता की औलाद राम जी हैं। वहीं आपको बता दें कि उनका ये बयान सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसके बाद हिंदुओं ने इसका विरोध किया है और इसे गलत बताया है और कहा है कि राम के सिर्फ एक ही बाप थे। जो बाबा धीरेन्द्र शास्त्री बता रहे हैं वो गलत बात है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लखनऊ कोर्ट में गैंगस्टर जीवा की हत्या के बाद योगी सरकार ने लिया बड़ा फैसला। हथियार के साथ कोर्ट में एंट्री बैन। जो दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बुधवार को सिविल कोर्ट के अंदर गैंगस्टर संजीव महेश्वरी उर्फ संजीव जीवा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद योगी सरकार ने गुरुवार को एक बड़ा फैसला लिया है। राज्य शासन के शीर्ष अधिकारियों ने कहा है कि प्रदेश के किसी भी कोर्ट में हथियार के साथ एंट्री नहीं हो सकेगी। साथ ही सभी कोर्ट परिसरों के लिए QRT का गठन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से बताया गया है कि हथियार लेकर किसी भी व्यक्ति को कोर्ट के अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। इसके साथ ही प्रदेश के सभी जिलों में 71 प्रभारी निरीक्षक सुरक्षा, 22 निरीक्षक, 240 उप निरीक्षक, 522 आरक्षक और 1772 प्रधान आरक्षक कचहरी सुरक्षा में तैनात किए जाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भारत नेपाल जमीन की करेंगी अदला बदली, विपक्ष उठा सकता है मोदी सरकार पर सवाल। जब दोस्तों आपको बता दें कि भारत और नेपाल के बीच लैंड स्वैप डील चर्चा में है। बीते दिनों नेपाल के पीएम पुष्प कमल दहल प्रचंड भारत के दौरे पर थे। यहाँ उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी से भी हुई। दोनों के बीच कई अहम मुद्दों पर बात हुई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इन मुद्दों में से एक था काला पानी सीमा विवाद। नेपाल पीएम प्रचंड ने कहा कि काला पानी के विवाद को सुलझाने के लिए दोनों देशों के बीच जमीन की अदला बदली हो सकती है। उधर प्रचंड के भारत से वापस लौटने के बाद नेपाल के विपक्षी दल प्रचंड का कड़ा विरोध कर रहे हैं। इसे ही नेपाल भारत लैंड स्वीप डील कहा जा रहा है। क्या है ये डील?
दोनों देशों के लिए इसके क्या मायने हैं। दरअसल आपको बता दें कि भारत और नेपाल के बीच करीब 1800 किलोमीटर लंबी सीमा है। इसमें बिहार की करीब 600 किलोमीटर की सीमा है। उत्तर प्रदेश की 651 किलोमीटर की सीमा नेपाल से लगती है। इसके अलावा नेपाल से सटे भारतीय राज्यों में उत्तराखंड, सिक्किम और पश्चिम बंगाल भी है। इस सीमा के कई इलाकों को लेकर भारत और नेपाल के बीच विवाद रहा है, लेकिन इन्हें लेकर दोनों देशों के बीच खासी तलखी रही होगी। ऐसे उदाहरण मिलते हैं। दरअसल आपको बता दें कि नेपाल ने काला पानी, लिम्पियाधुरा जो भारत के क्षेत्र हैं, इन पर अपना दावा ठोका और कहा कि ये क्षेत्र भारत ने जबरदस्ती हमसे छीने हैं और इन क्षेत्रों को मोदी सरकार वापस दे। वहीं आपको बता दें कि मोदी सरकार इन क्षेत्रों को वापस देगी तो नेपाल से कोई बड़ा क्षेत्र भारत वापस लेगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हिजाब के बाद अब जम्मू कश्मीर में अबाया मुस्लिम छात्रों के पहनने पर बड़ा विवाद। दोस्तों आपको बता दें कि देश के कई राज्यों में हिजाब को लेकर छिड़ा विवाद अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। इस बीच हिजाब का ये विवाद रूप बदलकर कश्मीर पहुंच गया है। कश्मीर में कई छात्राओं ने अबाया पहनकर स्कूल में प्रवेश न मिलने पर कॉलेज प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। इस मामले पर कई राजनीतिक बयान आ चुके हैं। ये मामला श्रीनगर के रैनावाड़ी इलाके के विश्व भारती महिला कॉलेज में कई छात्राओं को अबाया पहनने पर प्रवेश से रोकने का है। छात्राओं ने कॉलेज प्रशासन के इस कदम पर नाराजगी जताते हुए प्रदर्शन किया। छात्राओं का आरोप है कि उन्होंने अबाया पहना था, जिसकी वजह से स्कूल में उन्हें नहीं जाने दिया। दरअसल आपको बता दें कि इससे पहले कर्नाटक में भी हिजाब पहनकर जो मुस्लिम छात्राएं स्कूल और पेपर देने जा रही थी, उनको भी कर्नाटक की बीजेपी सरकार ने रोक दिया था। और ऐसा ही अब बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में किया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बीजेपी नेता गिरफ्तार, उड़ीसा पुलिस ने लिया एक्शन। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार के मुंगेर में उड़ीसा पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है, जहां मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले में बीजेपी नेता वीएम अमरेश को गिरफ्तार किया गया है। नौवागढ़ी महेशपुर निवासी बीजेपी नेता पर यह कार्रवाई बुधवार की रात की गई है। अमरेश भाजपा की प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं। जानकारी के मुताबिक ये गिरफ्तारी मुंगेर की मुसफ्फिल थाने की पुलिस की मदद से की गई है। बताया जाता है कि वीएम अमरेश पर उड़ीसा में 1.5 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप है। आरोपी के खिलाफ खगड़िया और रायपुर में मुकदमा भी दर्ज किया गया है। बीजेपी नेता रायपुर मामले में भी सजा याफ्ता है। गुरुवार को कोर्ट में पेश करने के बाद पुलिस आरोपी को अपने साथ उड़ीसा ले गई है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो आईएएस अधिकारी नियाज खान ने मुसलमानों को दी सलाह, कहा किसी का जबरन धर्म ना बदलवाएं, बने गौरक्षक। दोस्तों आपको बता दें कि हमेशा अपने ट्वीट्स और पुस्तक की वजह से चर्चाओं में रहने वाले आईएएस अफसर नियाज खान ने अब मुसलमानों को गौरक्षक बनने की सलाह दी है। ट्वीट कर नियाज खान ने लिखा है कि मुस्लिम भाई भी गौरक्षक बने, धर्म परिवर्तन का विरोध करें, किसी का धर्म ना बदलवाएं, जबरन धर्म बदलवाना इस्लाम में प्रतिबंधित है। अगर शाकाहार अपना सके तो ये एक बेहतर प्रयास होगा। एक पीस शाकाहारी बनने को बाध्य नहीं किया जा सकता। हर मुस्लिम भाई ब्राह्मणों से मधुर संबंध रखे। दरअसल आपको बता दें कि नियाज मोहम्मद का ये ट्वीट पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि नियाज मोहम्मद जो आईएएस अधिकारी हैं, इन्होंने कई बार मोदी सरकार पर ही मुसलमानों को लेकर सवाल उठाए थे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मुख्तार अंसारी सजा के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचा, अपील मंजूर हुई, 24 जुलाई को होगी सुनवाई। दोस्तों आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी गैंगस्टर एक्ट में मिली सजा के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गया है। उसकी याचिका विचार के लिए स्वीकार भी कर ली गई है। हाईकोर्ट ने निचली अदालत से सभी रिकॉर्ड तलब कर लिए हैं। अगली सुनवाई के लिए 24 जुलाई की तारीख तय की गई है। मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर के मामले में 10 साल कारावास की सजा मिली है। ये आदेश न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान ने मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय को सुनकर दिया है। गाजीपुर की विशेष अदालत एमपी एमएलए ने मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर एक्ट के मामले में 29 अप्रैल को 10 साल की सजा सुनाई थी। मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का ये मुकदमा भाजपा विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड और विश्व हिंदू परिषद के नेता नंद किशोर रुंगटा के अपहरण मामले के आधार पर वर्ष 2007 में दर्ज किया गया था। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पटना में 23 जून को होगी विपक्षी दलों की बैठक, राहुल गांधी समेत ये नेता होंगे शामिल। दोस्तों आपको बता दें कि पटना में विपक्षी दलों की बैठक अब 23 जून को होगी। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के अध्यक्ष लल्लन सिंह ने बुधवार को इसको बताया है और कहा है कि जो बैठक पहले 12 जून को होनी थी वो अब 23 जून को होगी। इसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी शामिल होंगे। इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, केजरीवाल, हेमंत सोरेन, स्टालिन, अखिलेश यादव भी शामिल होंगे। इन सबकी सहमति से बैठक की तारीख तय हुई है।
बैठक में लेफ्ट के नेता भी बैठक में होंगे, जिसमें सीताराम येचुरी, डी राजा, दीपांकर भट्टाचार्य जैसे नाम भी शामिल हैं। आपको बता दें कि विपक्षी एकजुटता को लेकर नीतीश कुमार की पहल पर इस बैठक का आयोजन किया जाना है। इसका आयोजन पहले 12 जून को होना था, लेकिन कई नेता इस दिन बाहर होने के कारण बैठक में शामिल नहीं हो सकते थे, जिसके बाद इसे स्थगित कर दिया गया था। नीतीश कुमार सितंबर 2022 से दलों को जोड़ने के लिए यात्राएं कर रहे हैं। वह मई में भी दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात करके लौटे थे।